अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली इंग्लिश ऐसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस के जो बी पेपर है उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कुछ हद तक आईआर जो है वो भी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इस हवाले से जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक बहुत ज़्यादा हॉट इशू है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इसका जो लेआउट है वो डिस्कस करूँगा। बाकी इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं या नोट्स हैं या इसको ऐसे में किस तरह से हमने जो एडजस्ट करना है, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है। तो आइए बढ़ते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ। और आज मैं आपके सामने जो है इसके जो मेन क्लॉजेज़ हैं या किस तरह से जो इफ़ेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को वो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इस अमेंडमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता चलूँ कि इसका जो है जिस्ट या इसका जो मेन क्रक्स वो है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बेसिकली ये एड्रेस कर रही है एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट में तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, द सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी। और हम ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब एक बहुत ज़्यादा जो रिफ्ट चलती आ रही थी या डायकोटोमी चलती आ रही थी, दैट वाज टू सुपरसीड द पावर्स ऑफ जुडिशियल ब्रांच या जुडिशियल सेक्शन। अगर हम इसकी हिस्ट्री में चलेंगे तो इसके अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना होंगी। यहाँ पे तो मैं आज आपको डिटेल के साथ नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, ये हम फर्दर इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसकी बैकग्राउंड की तरफ। अगर हम इसका बैकग्राउंड लेते हैं या ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं तो ये जो बिल है ये 20 अक्टूबर को जो है सेनेट की तरफ से जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनकी तरफ से इनिशिएट होता है। और उसमें ओरिजिनली जो थे 22 क्लासेस थे। वैसे तो इस बिल को जो है अमेंडमेंट के बाद या इसकी जो फाइनल समरी है उसके अंदर 27 क्लासेस है जिनको जो है एड्रेस कर रहा है, जिनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। लेकिन उसके बाद फिर वेरी नेक्स्ट डे जो है 21 अक्टूबर को जो है नेशनल असम्बली ने जिसको है पास किया और सेनेट में इसको 65 वोट से और नेशनल असम्बली के अंदर इसको 225 वोट से जो है अप्रूव किया गया, जो कि 2/3 मेजॉरिटी बनती है। अब बढ़ते हैं इस बिल के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ कि इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट क्लासेस करने हैं वो सबसे पहले जो है 175A है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दैट इज़ पर्टेनिंग टू जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये इफेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आर्टिकल 184 आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सू मोटो की पावर थी उसको हिट किया गया है। देन अगेन आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट की पावर थी सू मोटो की, उसको भी जो है सीज़ किया गया है। और फिर इसके बाद आर्टिकल 186A, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से जो है कोई भी केस ट्रांसफ़र कर सकता है, बल्कि अपनी तरफ भी एड्रेस कर सकता है। तो ये जो 4-5 आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए हैं, इनको आपने रेफरेंस के लिए अपने ज़हन में रखना है। आर्टिकल 175A, आर्टिकल 184, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 199। और आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 175A की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि पैरामाउंट वैल्यू रखता है। अब इसके अंदर जो है आर्टिकल 175A के अंदर जुडिशियल कमीशन जो है उसके हवाले से जो है सारी उसकी फॉर्मेशन की बात है, और जजेस की सिलेक्शन के हवाले से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की सिलेक्शन है उसके हवाले से जो है इंपॉर्टेंट जो है क्लासेस वो मिलते हैं। अब आर्टिकल 175A के तहत पहले जो जुडिशियल कमीशन थी उसके अंदर जो वेटेज था जुडिशरी का, या जो जुडिशरी का शेयर था वो ज़्यादा था। लेकिन अब उसके अंदर जो है अमेंडमेंट के ज़रिए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको शामिल किया गया। अब अगर हम देखते हैं इसकी जो अर्लियर मेंबरशिप थी या अर्लियर इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो एक सीनियर तरीन जज था जो कि इसको लीड कर रहा था, दैट वाज द मेंबर। और उसके बाद 4 जो थे सीनियर जजेस शामिल थे सुप्रीम कोर्ट के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक लॉ मिनिस्टर था और एक जो था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी फॉर्मेशन थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो जजेस का इन्फ्लुएंस है उसको जो है रिसीड करने की कोशिश की गई है, और इसके अंदर हम देखते हैं बहुत से नॉन जुडिशियल मेंबर्स का इजाफा है। इसके अंदर सबसे पहले जो है जजेस की जो तादाद थी सीनियर मेंबर्स की सुप्रीम कोर्ट के, वो 4 से कम करके 3 कर दी गई है। और इसके बाद जो है एक एक्स्ट्रा मेंबर शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो है पार्लियामेंट के जो है 4 मेंबर्स उसको जो है इस काउंसिल के अंदर जो है इंसर्ट किया गया है। और इसके अंदर जो है 2 मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड 2 फ्रॉम द सेनेट, जिनके अंदर जो है एक मेंबर नेशनल असेंबली का और एक सेनेट का जो है वो रूलिंग पार्टी से होगा, एंड 1 फ्रॉम द ऑपोजिट फ्रॉम ईच हाउसेस। और इसके अलावा इसमें जो है वेमेन वो मिनॉरिटी में से या जो नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर है उसको भी जो है जगह दी गई है। तो अगर हम इसके अब रेशो देखते हैं तो 13/5 यानी 5 मेंबर सिर्फ जो है वो जुडिशियल ब्रांच से जो है बिलोंग करते हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं वो दूसरी ब्रांचेस से हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अर्लियर जो था वो मोस्ट जो सीनियर जज होता था सुप्रीम कोर्ट का उसी को नॉमिनेट किया जाता था। और इसके अलावा जो 3 मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर का नाम नॉमिनेट करके जो है फाइनल करके कमेटी जो प्रेसिडेंट को जो है सेंड करती थी। बट आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक 12 रुकनी पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो फाइनल करेगी सुप्रीम कोर्ट के जज को,
और उसके अंदर जो है 8 मेंबर्स होंगे नेशनल असेंबली से और 4 मेंबर्स होंगे सेनेट के। तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, यानी अब जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 3 मेंबर्स को जो है फाइनल करके उस पार्लियामेंट्री कमेटी को सेंड करेगी और इसके अंदर जो है सिलेक्शन के अंदर अब कोई तरीकाकार वज़ा नहीं किया गया। अब उनकी ये डेलिब्रेट जो है विल है कि वो जिस मर्जी जज को जो है अपॉइंट कर सकते हैं। अर्लियर जो था वो उसके अंदर मेरिट और उसकी कैपेबिलिटी जो थी वो शामिल थी, लेकिन अब उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यानी सारी की सारी अब जो डिपेंडेंसी है ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और ये जो सेशन होगा ये इन कैमरा होगा, यानी इसमें से कोई प्रेस का जो मेंबर है या कोई भी बाहर से फर्दर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी काफ़ी हद तक जो इन्फ्लुएंस किया गया एग्जीक्यूटिव को और उसको पावर दे दी गई है जजेस की सिलेक्शन के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो इरा है उसके अंदर इन्फ्लुएंस की जाती है जुडिशरी को और अपनी मर्ज़ी के जो फैसले लेने की कोशिश की जाती है। और ये सिलसिला अभी से शुरू नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी बैकग्राउंड में देखते हैं तो पाकिस्तान की फॉर्मेशन के बाद ही जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी, जो जस्टिस मुनीर थे जिन्होंने इस चीज़ को जो है स्टार्ट किया और तब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा जिसको डेमोक्रेटिक किल माना जाता है। अब इसकी ब्रीफ अगर मैं आपके साथ बैकग्राउंड शेयर करूं तो मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे, जो कि गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिसॉल्व किया, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी। अब इस वर्डिक्ट को जो है चैलेंज किया था मौलवी तमीज़ुद्दीन ने, जो कि प्रेसिडेंट थे नेशनल असम्बली के उस वक्त, और सिंध हाई कोर्ट ने इसका फैसला जो था ख्वाजा नाज़मुद्दीन के हक में दिया था, क्योंकि उनको जो है 2/3 मेजोरिटी या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो हासिल था कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का। अब इसके अंदर पार्लियामेंट की एक डिबेट क्रिएट होती है कि पार्लियामेंट कह रही थी कि ये जो पावर है ये हाई कोर्ट की पावर या उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि वो फेडरेशन का जो मामला है उसको जो है एड्रेस करे, और केस को ट्रांसफ़र किया जाता है फेडरल कोर्ट की तरफ। और जस्टिस मुनीर जो थे, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो आर्टिकल 6 था उसका क्लास 3 जो था उसके तहत जो है इस चीज़ को जो है वैलिड करार दिया और कहा कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास ये पावर है। हालांकि इस चीज़ को क्लियरली जो था इस वर्डिक्ट को जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे, जिन्होंने इस चीज़ को जो था रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा था कि जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 अब ये जो क्लियरली जो है पाकिस्तान का जो डोमिनियन स्टेटस है या इंडिया का जो डोमिनियन स्टेटस है वो इस तरह का नहीं है और उनको इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जो है फेडरेशन ने इस चीज़ में ज़्यादती करते हुए, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं कि जस्टिस शहाबुद्दीन जो थे, जो कि 5 सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना था उस वक्त, उसके अंदर जस्टिस शहाबुद्दीन जो थे वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि जो मलिक गुलाम मोहम्मद है वो इस चीज़ को जो है डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है जस्टिस मुनीर ने एक चालाकी की कि उन्होंने जो है जस्टिस शहाबुद्दीन जो थे उनको ईस्ट पाकिस्तान के एक अहम ओहदे पे फाइज करके वहाँ से जो है अपनी मर्ज़ी का एक एडहॉक पे जो है मेंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच में शामिल किया। और इस तरह जो है 4/1 यानी जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे वो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है इस चीज़ को जो है वैलिड करार दिया। हालांकि ये चीज़ जो है बाद में फिर इसने राह हमवार कर दी थी मिलिट्री रूल या मिलिट्री जो है टेक ओवर की पाकिस्तान के आने वाले जो हैं मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए। खैर ये तो एक बैकग्राउंड थी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 184 को, जो कि है सुप्रीम कोर्ट की जो है सू मोटो की पावर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने जो है पेपर जब करना है, जब आपने ऐसे या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करना है, तो आपने इसके अंदर डाइसी का जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके जो 3 क्लासेज हैं, मैं ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि नो मैन इज़ अबव लॉ, नो मैन कैन बी पनिश्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेटिंग एनी डिस्टिंक्ट और ब्रीच ऑफ लॉ। और इसका थर्ड जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि द लॉज ऑफ द कंट्री आर देयर टू सपोर्ट, टू फैसिलिटेट और टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, नॉट टू पनिश दैम। और इसके बाद आपने फेडरेशन को भी जो है इसमें शामिल करना है, क्योंकि जो डाइसी था उसकी जो फेडरेशन की डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कि जो फेडरेशन है दैट इज़ अ पॉलिटिकल कंट्राइवेंस इंटेंडेड टू रिकनसाइल नेशनल यूनिटी विद द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट राइट्स। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ फेडरेशन के अंदर शामिल है कि एक सुप्रीम कोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट, जो कि गार्डियन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की और लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट जो है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव का या पार्लियामेंट का बढ़ चुका है और जुडिशरी को जो है अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, उसके रोल को और उसकी पावर्स को, या उसके जो विंग्स हैं उनको क्लिप करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो है फर्दर डिटेल्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से जो है केसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोट्स में, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो टाइम नहीं है, वो डिटेल के अंदर जो केस स्टडीज़ हैं और इस तरह से आप अगर हवाले देते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर अगर हम देखते हैं आर्टिकल 186A, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हम देखते हैं, अपनी मर्ज़ी के जो जजेज़ हैं उनके पास केसेस ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे ऑन दी प्रोविंशियल लेवल। फिर इसके बाद जो है आर्टिकल 199 यानी जो हाई कोर्ट है उसकी जो पावर ऑफ सू मोटो है उसको भी जो है सीज़ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी हद तक अगर हम देखते हैं तो अगर हम फॉरेन कमेंटेटर्स देखते हैं तो इसको जो है
डेमोक्रेटिक किल या डेमोक्रेटिक जो है बैड एक्सरसाइज माना जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी फर्दर इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के इश्यूज़ जो है लेके हाजिर होता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।